बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई हुई हैं। कोशिश होगी कि खबरें ज़्यादा बयान की जाए और तबसरा कम किया जाए। पहली खबर तो ये है कि जनाब मोदी साहब जो हैं वज़ीर आज़म इंडिया के, उनका खून खौल रहा है और वो कहते हैं जनाब मैं बदला लेके छोड़ूंगा। अच्छा, वो टारगेट कर रहे हैं, अच्छा पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं कर रहे या पूरी फौज को नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको ललकार रहे हैं। ये सुनिए जरा क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुकता करना है। नरेंद्र मोदी ने भी उसी शख्सियत को टारगेट किया है, निशाने पर रखा है, जिसको यहाँ पाकिस्तान में पीटीआई वाले निशाने पर रखे हुए हैं, इमरान खान निशाने पर रखे हुए हैं। और अपने पिछले विलाग में मैंने अर्ज किया था कि जो टारगेट थे इमरान खान के हुकूमत संभालने के हवाले से, वो उनमें से एक ये भी था कि जो फौज का अदारा है इसको कमजोर किया जाए। अगर आप उसके सरबराह ही को मतनाज़ा करने की कोशिश करेंगे, उन पे इल्ज़ामात लगाएंगे, नफरत पैदा करेंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि जनाब आप फौज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी साहब भी पाकिस्तान के अवाम को मुखातिब करके ये कह रहे हैं कि जनाब मेरा सीना जल रहा है, मैंने बदला लेना है। अच्छा, ये अब जो इस हवाले से बातें हो रही हैं, एक तो तबसरा जो करने वाले लोग हैं, तबसरा नगार ये बात कर रहे हैं कि दो पहलू हैं। एक तो ये कि वहाँ इलेक्शन है, वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के हाथों जो हजीमत उनको उठाना पड़ी थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब फौज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फौज वाले जो है वो भी जो हिंदुत्व वाले नजरिए के हामिल लग रहे हैं। उनके सरबराह कह रहे थे राजस्थान में खड़े होकर कि जनाब ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमने दोबारा चढ़ाई करनी है और जो अगर इसने दुनिया में रहना है नक्शे के ऊपर, तो फिर जनाब इसको दहशतगर्दी की जो हमायत है वो कर रहे हैं, हालांकि वो खुद कर रहे हैं। इस तरह के एक बयानिया बनाने की कोशिश की, यानी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, इस तरह की धमकी दी थी उन्होंने। तो फिर उनके जो आर्मी चीफ है, सॉरी आर्मी चीफ नहीं, एयर चीफ जो हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो मैंने पहले भी अर्ज किया था, वो एक लतीफा ही बयान कर रहे हैं कि 6 पाकिस्तान के तैयारे हमने गिराए हैं, उनमें F-16 भी शामिल है। और वो अब वो कह रहे हैं कि S-400 जो है, जिसके जरिए वो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जरिए तैयारे गिराए हैं। हालांकि सारी दुनिया को पता है, जो भी दफाई माहिरीन है किसी से भी बात कर लें, वो तो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का वो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तो रेंज ही पाकिस्तान के अंदर तक नहीं है। और पाकिस्तान का कोई त्यारा जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके उधर गया ही नहीं, फिर वो उसके जरिए कैसे जनाब आपने गिरा ली। और कहते F-16 भी मैंने गिराया है। F-16 अगर गिराए हैं, F-16 की मॉनिटरिंग है, वो तो यूएस के पास है। जैसे राफेल की जो मॉनिटरिंग है वो उनके पास है, फ्रांस वालों के पास, इसी तरह इसकी उनके पास है। अगर F-16 गिर जाता तो ये तो यूएस वालों ने बड़ा रोड़ा डालना था। जनाब ये क्या हो गया हमारे तैयारों के साथ। हमारे मोदी साहब जो है, अब एक तो ये नजरिया कि वो इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में सिर्फ भटके झटके मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को लिया जा रहा है। और जैसे हमारे डीजीएसपी ने कहा, हमने इनकी जो धमकियां शमकियां उसको नोट कर लिया है, वाइड नोट हो चुका हुआ है। तो अब हमारे जो मैंने पता किया अस्करी जराये से, ख्याल ये है कि ये कोई रवायती किस्म का हमला नहीं किया जाएगा। जैसे पहले एक उन्होंने गलती की तो हमें अंदाजा था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि जनाब ये यहाँ से ये हमला हो सकता है, और हमने पहले से उसका तोड़ करके रखा हुआ था। ना सिर्फ दफा के तौर पे हम तैयार थे, दफा के लिए तैयार थे, बल्कि अग्रेशन के लिए भी हमने वो सोचा हुआ था कि क्या आगे प्लान करना है। अब जो खबरें हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है, जैसे हमारे फैसल वड़ाइश साहब हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी दफाई मामलात के ऊपर भी, हिस्ट्री के ऊपर भी। उनका ये ख्याल है कि इनकी ये कोशिश होगी कि सियाचिन या जो सर क्रेक वाला इलाका है वहाँ कोई मूवमेंट की जाए। तो मैंने जब ये पूछा इस हवाले से, बहुत से लोगों ने, सर्दी बड़ी है वहाँ तो जनाब बर्फबारी हो रही है, सियाचिन पहलों को तो बर्फबारी मैदानी इलाका थोड़ा पहला भी हो, दुनिया का सरद तरीन जड़ा जंगी महाजा पहलों भी कड़ा कोई उन्हें उथे गर्मी या सर्दी का इंतजार किया जाता लड़ाई वास्ते, कि उनका ये ख्याल है कि वहां से ये कुछ आगे कर एडवांस कर सकते हैं। तो अब जो मेरी बात हुई, उनका जनाब जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, कि जनाब कहाँ कहाँ से क्या क्या हो सकता है।
और ख्याल ये है कि जनाब कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पहले झड़पें होती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल या जो पाकिस्तान और भारत की बैन अवी सरहद है, वहाँ पे शायद ये कारस्तानी की बजाय सिर्फ कोई ये कोशिश करेंगे अलामती तौर पे कुछ इलाका ऐसा जहाँ ये आगे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ बढ़ के ये झंडा झुंडा लहरा के अपना जनाब मोदी साहब जो है अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें, अवाम का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि वैसे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके साथ जो हो चुका हुआ है, उसके बाद मोदी साहब की जो सियासत है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल वो इस तरह को एडवेंचर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास टाइम बहुत कम है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएस की जो अलाइनमेंट बन रही है, पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था ना, उनको अंदाजा ही नहीं था पाकिस्तान के साथ कौन कौन आके खड़ा हो जाएगा। अब जो पाकिस्तान के साथ पहले खड़े हुए थे उसके अलावा अमली तौर पे जो खड़े हो सकते हैं वो तो सऊदी अरब भी है, नया हमारा उनके साथ मादा हुआ। उनके पास टाइम, वक्त बहुत कम है, जूं देर पहले ही तखीर हो चुकी हुई है। मोदी साहब जो बड़के मार रहे हैं ना, इस पे अमल के लिए वो पहले ही लेट हो चुके हुए हैं जवाबी कार्रवाई के लिए। अब मजीद अगर तखीर करेंगे तो फिर मजीद कमजोर होंगे। ये जो है दफाई माहिर या हमारे जो दफाई आप कह सकते हैं, जो हमारे जराए हैं, सोर्स हैं, वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, कहते आवे से ही जनाब मोदी एक दफा आवे से ही जनाब पहले नालों ज्यादा ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੇ ਲਾਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਣ, ਇਹ ਵੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ जनाब ऐसी माफी शाफी कोई नहीं। और दूसरी खबर यह है कि जनाब फैज अमीर साहब जो बार बार मैंने पहले भी अर्ज किया था, जनाब एक मरहला मुकम्मल हो चुका हुआ है टॉप सिटी वाला जो है, और दूसरा मरहला जो ऑफिशियल सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी वाला मामला है, और एक अदारे के अंदर पैरेलल अदारा, मतवादी अदारा खड़ा करने की जो कोशिश है, इस मामले में उनका कोर्ट मार्शल जो है ना ये हो रहा है। जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है, जैक ब्रांच जिसको हम कहते हैं, वो इस हवाले से पूरी वो दस्तावेज, कागजात, शहादतें, इस्तगासा पूरा तैयार करके बैठे हो। अब उसमें खबर ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब फैज अमीर साहब पकड़े गए हैं तो उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था, बल्कि मुतअद्दिद बार दोबारा भी ये मैं बता चुका हूँ कि जनाब ये फैज अमीर साहब लगा रहे हैं जो इल्जाम दो शख्सियात पे। वो कह रहे हैं जनाब मैं तो मतहत था, बाजवा साहब जो कहते थे, बाजवा साहब हर काम में मेरे साथ शरीक थे, मैं एतमाद में लेके काम करता था, और दूसरा वो कहता है मैं वज़ीर आज़म को जवाब देता इमरान खान को, ते इमरान खान जो कहता सी मैं तो पाबंद सी, मैं तो डिसिप्लिन तो बाहर निकले नहीं, जो कहते सी मैं करी जाता सी, ये मेरे नाल बराबर दे शरीक ने, ये वो कह रहे थे। और अब ये पता चला है कि उनका ये बयान जो है, इस बयान की रोशनी में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है वो इस बात का जायजा ले रही है कि क्या इस केस में जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान को तलब किया जा सकता है। मुलजम के बयान पे क्या इस्तगासा जो है कोर्ट मार्शल का वो तैयार हो सकता है। इस हवाले से ये एक डेवलपमेंट जो है ये मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। और फिर एक और खबर है जनाब कि ये जो पीटीआई के वकास अकरम साहब हैं, सेक्रेटरी इत्तलात, और एक खातून है आयशा भुट्टा। आयशा भुट्टा जो उनको भी ये जो केस था शादमान थाना नजर आतिश करने वाला, उस केस में वो भी मफरूर हैं, 10 साल उनको सजा हो चुकी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बताया है, और जो वकास अकरम साहब हैं उन्होंने ये बताया है कि जो सनम जावेद हैं उनको भी शादमान थाना नजर आतिश करने वाले केस में 5 साल कैद की सजा हो चुकी है लाहौर से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, और उसके बाद वो भाग गई थी, पेशावर मफरूर हैं। तो अब पता ये चला है कि जनाब उन्हें पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सनम जावेद ने 1-2 दिन पहले एक्स की जो स्पेस होती है वहां गुफ्तगू करते हुए कहा था, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किससे नफरत करती हूँ तो वो मरियम नवाज शरीफ है, और अगर मुझे एक खून माफ हो तो मैं मरियम नवाज शरीफ को कत्ल कर दूं। ये सनम जावेद साहबा ने फरमाया है। इनकी बहन जो है फलक जावेद, वो भी गिरफ्तार हो चुकी हुई हैं, और उन्होंने बड़ा घिनौना किस्म का इल्ज़ाम लगाया कि जनाब मुझसे ये पूछा जा रहा है तफ्तीश के दौरान जनाब कहाँ रात गुजार के आई। ये जो जिस तरह की बातें ये करती हैं दोनों बहनें, इसी तरह की बात शायद उन्होंने की है वहाँ पे। तो बहरहाल अब ये सनम जावेद साहबा जो है ये हो गई हैं गिरफ्तार। अब वो ये कह रहे हैं जनाब वो विगुडाडला में आए थे, दो ये अपने कोई रिश्तेदारों के साथ जा रही थी, 2 अजीजों के साथ, तो वो जनाब ये बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने इनकी गाड़ी को घेरा है, 2 विगुडाडला वाले ने, पुलिस कोई नहीं साथ थी, विगुडाडला वाली थे, और वो इसको जबरदस्ती की सीट के ले गए साथ जनाब, और तासर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये पंजाब पुलिस को ज़ाहिर मतलूब है, तो पंजाब पुलिस के साथ फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसको भी इत्मीनान में लिया गया होगा। तो बहरहाल ये हो गई हैं गिरफ्तार। अब इनकी गिरफ्तारी से ये जो तासर था ना,
कि पेशावर बड़ा महफूज है जनाब इन मफरूरों के लिए, वहां सारे जाके छुप जाते हैं पेशावर में। और जनाब पेशावर में जितने भी मफरूर हैं, शिबरी फराज, उमर अयूब और ये वकास अकरम खुद, ये सारे वहां जाके छुप जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। और ये खातून जो है ये भी जहरीला प्रोपेगेंडा जो है उसी तरह कर रही थी। इनका ट्विटर जो है अकाउंट उसी तरह जनाब एक्टिव था जैसे पहले था। तो ये अब इस गिरफ्तारी से तो इस तासर की नफी हो गई है कि पेशावर जो है इनकी वहां हुकूमत है, इसलिए ये वहां इनके लिए महफूज पनाहगाह है, इस तासर की नफी हो गई है। और ये पता चल गया है कि पेशावर मफरूरों के लिए महफूज नहीं है। कहा जा रहा है कि रात 11 बजे के करीब ये गिरफ्तार हुई हैं सनम जवेद साहबा। और फिर जो अलीमा खानम है उन्होंने बड़ी एक अजीबोगरीब बात कर दी है। आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी ने ये कहा था जब इमरान खान ने कहा जनाब मुझे ऑफर्स आ रही हैं, बार बार कह रहे हैं जनाब कि चुप हो जाओ, बाहर भेज देते हैं वगैरह वगैरह। तो उस हवाले से उनको जनाब बताएं, नाम बताएं किसने आपको ये ऑफर की है। तो अब जो अलीमा खानम जो है उन्होंने जो बात की है, इमरान खान का जब जो तोशाखाना 2 वाला जो केस है उसमें ये गई है अंदर, उसके बाद इन्होंने जनाब जैसे पैगाम देना होता है इमरान खान का वो पैगाम दिया इन्होंने। तो उसमें जब इनसे पूछा गया जनाब तो इन्होंने कहा मैं नाम बता देती हूँ कौन था वो। जो वो कहती हैं कि 4 अगस्त को यानी इमरान खान की गिरफ्तारी से एक दिन पहले वो कहते हैं जब सेक्रेटरी खारजा हैं बरतानिया के वो ये ऑफर लेके आए थे, उन्होंने ये बात की है बाहर भेजने की। 4 अगस्त अरेस्ट करने से एक दिन पहले ऑफर आई, फिर ऑफर आई है वो ब्रिटिश जो फॉरेन सेक्रेटरी उसने कहा इमरान खान को ऑफर दी। तो भाई मोहसिन नकवी तो ये कह रहे जेल में कौन ऑफर लेके गया था, एक बात। और दूसरी बात ये कि कौन सी पाकिस्तानी शख्सियत गई थी आपके पास कि जनाब ये जो बरतानिया वाले हैं ये तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, मैं भी इलाक कर चुका हूं कि बरतानिया वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी अंदाज में किसी न किसी तरीके से इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर निकाल लिया जाए। वो तो हैं ही आपके और आप उनके हैं। कभी आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, कभी कहते थे जनाब मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, साइफर वाला स्कैंडल जनाब आपने खुद ही खड़ा किया। तो फिर आपने ये कहना शुरू कर दिया जनाब ट्रंप जो है अब आ गया है, तो ट्रंप ने जनाब एक खून करना है और इमरान खान ने बाहर होना है। यानी लतीफ खोसा और मुशाहिद हसन सैयद जैसे लोग ये बात कर रहे थे। उस वक्त मैंने कहा यार ट्रंप वेला है कि जनाब इन्हें वास्ते जनाब वो फोन करता फिर और होर बड़े कम है कह रहे। तो अब जनाब ये एक तरह से ये तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो हाथ है वो बैरूनी ताकतों का है, बरतानिया का। बरतानिया ने की पई है जनाब इनू बाहर कढ़न वास्ते जनाब कोशिश की जाए। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇ और ਇਹਦੀ ਸਾਬਕ बीवी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆ और एक बेटी ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ नहीं ਹੈਗਾ कि मेरी हैगी टैरियान वो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ है। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ हो सकता। बहरहाल दूसरी बात यह है कि जो दूसरी अलीमा खान ने बात की है, जो गंडापुर ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये जो खातून है इमरान खान से मिल के आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जनाब ये मैंने कहा है इमरान खान को जनाब ये MI जो है ये सहूलत कारी कर रही है अलीमा के लिए और जो एजेंसियाँ हैं वो फूड दिलवाने की कोशिश कर रही है बीच में। तो फिर ये खबर आई थी कि जनाब अलीमा खानम जो है वो कहती है कि मैं तो पैगाम देती हूँ, वो अब पैगाम नहीं दिया करेंगे बल्कि इनकी बहनें जो हैं वो पैगाम दिया करेंगी। अब फिर ये खबर आ गई जनाब नहीं वो कहते हैं अलीमा खानम ही पैगाम दिया करेगी। अब जो तोशाखाना 2 केस के हवाले से इन्होंने बताया जनाब वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है और वो मेरे वकील कहते हैं 1-2 दिन में जनाब उसका फैसला हो जाएगा। हो सकता है जुमे वाले दिन इसके इर्द गिर्द कोई डेट होगी, 8 अक्टूबर शायद उसकी डेट मुकर्रर हुई है, तो एक दिन आगे हो सकता है पीछे हो सकता है। तो वो जनाब उसका फैसला इसी हफ्ते जो है वह मुतवक्को है। तो वो कहते हैं आइंदा जो 1-2 पेशियाँ होनी है ना इसमें, अलीमा बाजी कह रही हैं कि मेरे भाई को वैसे तो हमें ये खबरें आ रही हैं जनाब ये इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन साथ ही वो जो कहते हैं कि आइंदा जो 1-2 पेशियाँ होंगी तो मैं पैगाम नहीं दिया करूंगी, पैगाम दिया करेंगी मेरी बहनें। और अगली जो 3-4 हियरिंग्स हैं उसके अंदर मेरी बहनें आके आपको मैसेज देंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान जो है वो गंडापुर पे ज्यादा इंसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा होगा ना अलीमा से कि अलीमा तू ना गल करे कर ते कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारे नाराज ने। और ये खबरें जो हैं ये तो पहले दिन से गर्दिश कर रही हैं कि जो आखिरी सहारा जो है इमरान खान का किसी तरीके से मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए तो वो गंडापुर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब गंडापुर जो है वो इन्होंने चिकानी दे के निकल जाता, कभी इधर हो जाता कभी उधर हो जाता।
मुलाकात नहीं करना मेरी हिंदी कहती सुप्रीम कोर्ट दरखास्त पा देना, जिस दिन मुलाकात करनी हिंदी है उस दिन जनाब सुबह सुबह आके मुलाकात करके टुर जाता अली मोहम्मद शिकायत ला के। तो इसका मतलब ये है कि जो गंडापुर है वो भारी पड़ा हुआ है, और इमरान खान और उनकी जो बेगम है बुशरा बेगम, जो दोनों ये समझ रही हैं, जो इतलात हैं कि अगर हमें कोई जेल से निकाल सकता है तो वो अली मीन गंडापुर है। और फिर एक और खबर है कि जनाब ये जो पीटीआई वाले हैं, अब इनकी सियासत का हाल देखें कि दो अहम ओहदे जो हैं वो उससे दस्तबरदार हो गए कि खान साहब ने कहा है कि शायद कोई तहरीक चल जाए। और वो दो ओहदे क्या हैं? एक तो जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, वो रहल हो गए हैं, उनका इलेक्शन भी हो रहा है। अच्छा, लाहौर वाला जो ज़मीनी इलेक्शन था उसका इन्होंने बाइकाट किया था, लेकिन जो क्योंकि पेशावर से होना है शिबली का वाला जो सीट खाली हुई है वहाँ इलेक्शन, तो वहाँ ये कैंडिडेट दे रहे हैं। तो अब जो जनाब ये एक बार उन्होंने कहा था जनाब, ये जो अल्लामा नासिर अब्बास साहब है ना, वहदतुल मुस्लिमीन वाले, उनको जनाब अपोजिशन लीडर जो है ये सेनेट में बनाया जाए। इन्होंने जनाब उस पर दस्तखत वगैरह कर दिए हैं, आजकल में वो दरखास्त दे देंगे उसको चेयरमैन सेनेट को, वो जनाब ओके हो गया। और दूसरे उन्होंने जो महमूद अचकज़ई साहब हैं, जिनकी ये नकलें तारा करते थे दुपट्टा लेके कि चादर लेके फिर रहा होता है, जनाब महमूद अचकज़ई साहब को कौमी असम्बली में ये अपोजिशन लीडर जो है इन्होंने ये नामजद कर दिया। और जो अलामा जब वो जो है वो कॉन्फ्रेंस जमात है, वो जो है महमूद अचकज़ई वाली, और दूसरी जो है वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास वाली, वो भी आप कह सकते हैं कि जनाब एक मजहबी शिया लोगों की वो जो है वो उसके लिए वो काम करते हैं अपने निज़ाम के लिए, तो वो उनकी जमात है। तो ये दो ओहदे जो हैं ये यानी इनको बंदे भी नहीं मिल रहे यार, या किसी पे एतबार नहीं कर रहे इमरान खान साहब, ये तहरीक चला लेंगे? अब खुद बताएं महमूद अचकज़ई साहब या अल्लामा साहब जो हैं। और फिर एक और जो खबर है वो खबर गर्दिश कर रही थी कि जनाब जो हमारे DGISI हैं आसम मलिक साहब, उनका इसी माह जो है वो उनकी वो रिटायरमेंट की उम्र आ रही है, तो उन्हें शायद जनाब वो आगे एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने एक बंदे से बात की जो बाखबर आदमी है, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब, मैंने जब पूछा कि जनाब ये ऐसी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुशीर भी है ना सिक्योरिटी के, तो मैंने ये कहा जनाब ये कोई बातें हो रही है तो क्या मामला है, कुछ है कोई आगे पीछे बात? तो उन्होंने ये कहा कि क्यों वो ठीक काम नहीं करता आसम मलिक साहब के हवाले से। उन्होंने कहा यार कितने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें एक्सटेंशन मिल गई हुई है या मिलने वाली है। तो नदीम साहब जो है, नदीम अंजम साहब जो पहले DGISI थे, उनको भी 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो मे भी इनको इस वक्त तो मुद्दे भी बढ़ के छिड़के मार रहा है ना, तो उन भड़कों की रोशनी में भी ये जरूरी है जनाब आसम मलिक साहब जो है इनको एक्सटेंशन जो है वो दिए, रिटेन कर सकता नहीं यार। जो हेड है आर्मी चीफ, उसके पास जो इख्तियार है कि वो एक लिख के नोट भेज दे वज़ीर आज़म को, उसकी मंजूरी के साथ फिर जनाब ये किसी को भी रिटेन जो है वो फौजी अफसर को ये किया जा सकता है। जनाब आप ताहुक्म सानी रिटायर भी हो गए, जो भी होंगे ताहुक्म सानी सौदे पे जो है आप जो है वो काम करते रहें। और फिर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके खिलाफ भी जनाब आज जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली आईनी बेंच के सामने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो बेंच है वो समाअत कर रहे हैं इसकी। तो उसमें 2-3 चीजें हैं, जो एक तो ये है कि ये देखने वाली बात है कि ये जो दरखास्तें हैं जिसमें कराची बार भी और बलूचिस्तान बार जो है वो भी उसमें फरीक हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखने वाली बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो काबिल समाअत हैं भी या नहीं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ कि जनाब सब अपना जो पार्लियामेंट है कोई भी तरमीम कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये दरखास्त करेंगे जनाब इसकी जो है लाइव जो है ये इस टेलीकास्ट किया जाए, जो ये कार्रवाई है। और फिर एक और चीज़ ये है कि जनाब जो ये कह रहे हैं जो फुल कोर्ट की ये इस्तदा करेंगे, जनाब फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट वाली गल तो मननी कोई नहीं, क्योंकि कहते जनाब जो जजिस कमेटी आ वो 2 अरकान जो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जनाब लिख के भेजा था फुल कोर्ट बनाई जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। तो जनाब उस फैसले के वो एक नाम नहाद में उसको कहता हूँ कि जनाब वो उनका नोट था, तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं, क्योंकि वो जो कमेटी का अजलास है वो बुलाना होता है चीफ जस्टिस ने। तो अब तो वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो नाफिज़ुल अमल है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं। बाकी 2 जो मामला था उसको देखेंगे और मामला वहाँ पे जनाब जाकर रुकेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है भी या नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है इस पर गौर किया जा सकता है, करने का इख्तियार हमारे पास है या नहीं। हो सकता है कि नहीं, इस हवाले से तशरीह जो है
वो सामने है। और आखिर में ये बात करेंगे कि जनाब ये मरीम नवाज और उनकी हुकूमत ने जो पंजाब का मुकदमा लड़ना शुरू किया है, तो उसके बाद सिंध से बड़ा जनाब रिएक्शन आ रहा है। वहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर श्री रहमान साहबा ने जनाब कहा कि माफी मांगे मरीम नवाज, और फिर जो राजा परवेज अशरफ साहब है उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो मामला जब तक हमें कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जाती मरीम नवाज के हवाले से, हम किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेगा। और पता है कि उनकी कमेटी का इजलास भी हुआ है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी यही कहा है। तो उस पे जनाब जो जरदारी साहब हैं, ये जो दोनों के दरमियान चल रही है इस वक्त असल पंजाब के दरमियान और सिंध के दरमियान, तो उन्होंने जरदारी साहब जो है सदर मुमलिकत है, ज़ाहिर वो तो सबके सदर हैं, उन्होंने जनाब बुलाया उनको, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब को, और उनके साथ मुलाकात भी हुई है। फौरी तौर पे उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, अवान सदर के ट्वीट आया कि जनाब इस मामले का जनाब सदर ने जो है इस इशू पे उनको बुलाया है। तो मोहसिन नकवी को बुलाने का मतलब ये है कि जनाब तुम पता कि वो एस्टैब्लिशमेंट ने बड़े इन फिट है कहने कि तुम उन्होंने गल करो यार, इस तरह नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। क्योंकि जो मेरी सलाह पहले भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब मैं वो नाम नहीं लेना चाह रहा था उस वक्त कि जनाब वो जलती पे तेल नहीं डालना चाहिए। जो मरीम नवाज के हवाले से बात है ना, वो नवाज शरीफ साहब कि वो कह लें आपके, वो मैंने कहा ना किसकी तबकी, तो वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज की ये जो कंपेन है इसकी मुखालफत नहीं करते। चलो इस तरह बात कर लें आप, वो कह रहे हैं पंजाब के खिलाफ बात होती है तो उसका जवाब तो वज़ीर आला ने देना, वही जो मरीम नवाज बात करती हैं। इसी तरह का वहां से ये मेरी इतला के मुताबिक जो है, अब खबर आ गई है तो इसलिए मैंने नाम ले दिया, लेकिन मैंने शर्तन आपको ये बता दिए थे कि आप खुद समझ जाए। तो वो जनाब अब ये लग ये रहा है मुझे कि वज़ीर आज़म भी वापस आ जाएंगे, और फिर जरदारी साहब भी बीच में पड़ गए हैं, और नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ चुके हुए, तो उनके साथ भी उनकी सेहत से ठीक नहीं मुलाकात की कोशिश की जाएगी, तो फिर मामलात को संभालने की मुझे ये लग रहा है। अब इशू इसमें ये है कि जो मरीम नवाज है वो कह रही कारकर्दगी की बात करें आप, कारकर्दगी के ऊपर बात करना या मुबाहसा करना या मुनाजरा करना किसी भी सूबे के बस का रोग नहीं है। पंजाब का मुकाबला करना जो पंजाब में हो रहा है, जो यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन उनसे ये बहुत आगे है ये सूबा। और दूसरी बात जो मुझे समझ आ रही है ना, सिर्फ यही मसला नहीं है कि जनाब ये जो आप तनकीद क्यों कर रही हैं, वो तनकीद क्यों करें। असल में जो इशू मुंह खोल के खड़ा हुआ है ना बाकी सूबों के सामने, वो है 11वां NFC अवार्ड, वो ड्यू है। उसके लिए जो कौमी मालियाती कमीशन है वो भी तश्कील पा चुका हुआ है, उसका एक तारफी इजलास, पहला इजलास जो है वो भी हो चुका हुआ है। अब उसमें बहुत सारे मामला जो ज़्यादा पहले इजलास में बहुत सारी चीजें डिस्कस हो जाती हैं कि जब ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब जो पंजाब ने 3 खरब के करीब अपना हिस्सा जो है वो छोड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान अपना, ये पंजाब जो है ये अपना हिस्सा मांग सकता है। मुझे ये समझ आ रही है इनको जो खतरा है उनको कि जनाब ये 3 खरब रुपए, 3 खरब रुपए थोड़े होंगे नहीं यार, कई काम हो सकते हैं। अच्छा एहसान भी नहीं मनते पंजाब दा, और पंजाब ने कभी एहसान जब जितलाया भी नहीं, मैं बड़ी माजरत के साथ बात करूंगा। अच्छा ये जो है ना वैसे 11वां अवार्ड, ये असल में जो इस वक्त अवार्ड चल रहा है ना, वो जो 7वां अवार्ड है NFC अवार्ड, ये वही कंटिन्यू कर रहा है। और उसमें जो पंजाब ने जिस तरीके से करवानी दी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, 7वां जब अवार्ड जो है ये जो उस वक्त जो पंजाब में वज़ीर आला थे, ये दिसंबर 2009 को ये जो है ये फाइनल हुआ था, और फिर ज़ाहिर है फिर अगले साल 2010 में इसका जुलाई से 1 जुलाई से इतलाक होना था। ये इतलाक हुआ तो उसके बाद फिर जनाब 8वां 9वां 10वां ये जो अवार्ड है हर 5 साल बाद ये जो इजलास होना होता है, तो फिर वो उसी को ना वो ओके कर दिया गया परसेंटेज जो थी कि ठीक है यार, ठीक है ठीक है ठीक है। बल्कि जो 10वां है उसमें तो मजीद जो पंजाब का हिस्सा है वो कम कर दिया गया। अब ये देखें, ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये जो 6ठा अवार्ड था ना और 2006 वाला, उसमें ये था कि जनाब ये जो आबादी के तनासब से, आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलता था, 100% हिस्सा आबादी के हिसाब से होता था। अच्छा अब हुआ क्या, हुआ ये कि इन्होंने कहा नहीं यार आबादी के तनासब से कुछ और चीजें भी इसमें शामिल कर लें जनाब। एक तो जनाब पॉपुलेशन की बुनियाद पे आप कर लें आबादी के तनासब से, तो वो जनाब 100% की बजाय 82%,
आबादी की बुनियाद पे जनाब वो उसका जो है हिस्सा मुकर्रर किया गया। और फिर उनके जनाब जो पॉवर्टी है ना, गुर्बत, उसकी बुनियाद पे जनाब 10.3% जो है वो हिस्सा होगा। पंजाब सारे सूबे तो अमीर हैगा, तो पंजाब का हिस्सा इत्थे घट गया। फिर आगे जाके जनाब वो कहते हैं कि रेवन्यू जनरेशन के हिसाब नाल, रेवन्यू जनरेशन का एक जाली हिसाब जनाब सर्टिफिकेट है, वो जो पे करते हैं पंजाब के ताजर, जो चीजें मंगवाते हैं, लेकिन वो खाते में चला जाता है जनाब वहां सिंध वालों के। तो 5% जो है वो उधर जनाब वो कहते हैं उसको, उसकी बुनियाद पर चले गया। और फिर ये जो पॉपुलेशन की बुनियाद पे जनाब वो पंजाब में तो जनाब जो बड़े करीब करीब लोग रहते हैं, फीकस जो रकबा है वो बहुत कम है। तो जनाब यहाँ तो एक सड़क निकालनी हो तो जनाब 1 लाख लोग जो हैं वो उससे मुस्तफीद हो जाते हैं, लेकिन वो देखें बलूचिस्तान में बड़ी दूर दूर आबादी है, तो वो जनाब उसको जनाब थोड़ा सा ज्यादा वो मिलना चाहिए हिस्सा। इसी तरह जनाब बड़ा दुश्वार गुजारा इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें भी थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, सिंध भी ज्यादा देना चाहिए। यहाँ फिर पंजाब का कम हो गया, ये 2.7% ये रख दिया गया कि जनाब फीकस कितनी आबादी है उस हिसाब से, जिसकी कम आबादी है ना फीकस, उसको ज्यादा हिस्सा दे दिया गया। तो फिर हुआ ये कि पंजाब को जो हिस्सा आया ये सारी मलामलू के, ये 51.74 यानी कि 53 से कम होके ये पाकिस्तान को जो उस वक्त जो है ये 2% हिस्सा एक तरह से कम हो गया। फिर 10वें में अवार्ड में जाके ये मजीद जनाब इसमें उन्होंने कमी कर दी पंजाब के लिए, और इस वक्त जो पंजाब है इसको 53% की बजाय 47% हिस्सा मिल रहा है एनएफसी में। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी वो 6% अपना हिस्सा जो है वो छोड़ के बैठा हुआ है, और ये 3 खरब के राउंड अबाउट बनता है। मेरा ख्याल है ये 7वें में जो 7वां था उसमें 2 खरब और मेरे ख्याल 45 अरब का मामला था, अब तो उससे भी ज्यादा हो गया होगा। 28 खरब जो लोग लगा लें, 28 खरब पंजाब जो है अपना हिस्सा जो से दस्तबरदार होकर बाकी सूबों की मदद कर रहे हैं। ये पंजाब अगर आ गया जनाब ये ठीक है जनाब, जो 11वां एनएफसी अवार्ड है तो इसके मुताबिक करते हैं। तो ये भी एक मसला है दीगर सूबों को, एम ही नहीं पंजाब के खिलाफ हाथ खोल के बैठे हुए। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।